आज हम देखेंगे यूपी पुलिस में आए हुए मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस प्रणाली से आते हैं और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से और यूपीएसआई की दृष्टि से। तो क्वेश्चन है 100 ये 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें दिया है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। तो कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। यहाँ आप बेसिकली पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एसआई के रूप में मान सकते हैं आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नजरअंदाज करना चाहिए। आप पुलिस अधिकारी हैं और आपसे कोई शिकायत कर रहा है तो आप उस मामले को नजरअंदाज कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अगला है नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए, सही हो सकता है। अगला देखते हैं कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, सही हो सकता है। माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। देखिए उन्होंने शिकायत किया है और बेटी की अंतरंग तस्वीरों को के थ्रू उसका उत्पीड़न किया जा रहा है तो परामर्श करने की तो बात ही नहीं हो सकती ना। अब तो अब ऑप्शन बी और सी बचे हैं। तो यहां देखिए कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। तो आप पुलिस अधिकारी के रूप में हैं तो आप छोटे अधिकारी हो सकते हैं, बड़े अधिकारी हो। तो कॉलर आईडी ट्रेस आपके लिए आसान नहीं होगा, तो यहाँ पर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना जो मोस्ट करेक्ट होगा और जिसको आप तुरंत कर सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी गलत होगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, नाबालिग के माता पिता को सावधान करेंगे और साथ ही साथ जो कानून के अनुसार होगा, जो संविधान के अनुसार होगा, वैधानिक रूप से होगा, उस आरोप को आप दायर आप दायर करेंगे। यही आपको करना चाहिए पहला चीज। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये पता चलता है कि जहां पर आपने कोई राजनीतिक रैली करने के लिए मनाही किया था कानून के अनुसार, वहां कोई रैली की जा रही है। तो उस समय आप क्या करेंगे? तो विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो देखिए हमें पुलिस अधिकारी के रूप में आप जब इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला जो काम है, जो कि पुलिस क्या है, पब्लिक की सुरक्षा के लिए है, पब्लिक की हितैषी है, इसलिए डायरेक्टली जब कहे कि शूट कर दिया जाए, मतलब एनकाउंटर कर दिया जाए, गोली मार दी जाए या तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उस ऑप्शन को आप चूज नहीं करेंगे। पहले हमें उसको बिना गिरफ्तारी और बिना शूट किए हुए, बिना कोई हिंसक कार्यवाही किए बिना उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है और उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने की कोशिश करना है। तो पहला है विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो तुरंत गिरफ्तारी पर हम यहां पर नहीं जाएंगे और इस ऑप्शन को क्रॉस करेंगे। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, सही हो सकता है। इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। देखिए जब आप इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर देंगे अस्थायी समय के लिए, तो वहां पर क्या होगा कि केवल एक इस काम के लिए, इस छोटे से काम के लिए बहुत सारी सेवाएं सब बंद हो जाएंगी उस जिले की। जो भी आजकल इंटरनेट के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट कार्य हो रहा है सारा कुछ बंद हो जाएगा, तो जिससे पूरी पब्लिक परेशानी हो जाएगी और पूरा जिला परेशान हो जाएगा, इसलिए ये काम हम नहीं कर सकते। अगला है प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए। तुरंत हम बलों को बुला करके, फोर्स को बुला करके अधिक मात्रा में तैनात कर दें तो ये भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। हमें सबसे पहला काम इस तरह के प्रश्नों को, पुलिस का काम है सबसे पहला समझा करके उस मामले को रफा दफा करना, कि अगर समझा करके वो मामला सॉल्व हो जाए, हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई करेंगे और अपने बड़े अधिकारी से परमिशन लेकर के, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ मोस्ट करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी मोस्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए क्वेश्चन क्या है कि दंगा प्रवण क्षेत्र, दंगा प्रवण क्षेत्र का मतलब क्या है? दंगा प्रवण क्षेत्र का मतलब है जहां पर दंगा चल रहा है, ऐसा क्षेत्र
जहां पर दंगा चल रहा हो। तो दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप स्टेशन प्रमुख के रूप में तैनात हैं, वहां पर थोड़ा दंगा प्रवण क्षेत्र है, दंगाई क्षेत्र है, और वहां आपको सांप्रदायिक सद्भाव इस बात को ध्यान में रखना है। सांप्रदायिक सद्भाव का क्या मतलब है? तो सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है कि वहां पर जो अलग अलग धर्म के लोग हों सबको संतुष्ट करना चाहिए। तो उस समय आप स्टेशन मास्टर के रूप में हैं, तो आपको दंगाई क्षेत्र में क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। देखिए, दंगा का क्षेत्र है, आप वहां तैनात हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप निगरानी पे लगे रहेंगे तो वहां आपको कोई जरूरी नहीं है कि जो दंगाई क्षेत्र है, जो दंगा वाले लोग हैं, वो हर व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज करता ही हो। तो आप हर दंगाई की सोशल मीडिया के थ्रू आप जानकारी नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। तो देखिए, डायरेक्टली गिरफ्तारियां, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव की बात आई है तो यहां पर गिरफ्तारियां नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक पक्ष की गिरफ्तारी हो गई कहीं तो दूसरा पक्ष भड़क जाएगा, तो दंगा और भड़क जाएगा, इसलिए इस ऑप्शन को भी क्रॉस कर देंगे। खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन है अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए, खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध रखना चाहिए, वो बात ठीक है, पर यहाँ मेन शब्द जो है ये आया है सांप्रदायिक सद्भाव। तो सांप्रदायिक सद्भाव यानी धार्मिक चीजों से रिलेटेड है, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी क्रॉस कर देंगे और ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा है अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए, मतलब अलग अलग धर्मों के बीच थोड़ा विश्वास पैदा हो एक दूसरे के प्रति, उसके लिए हमें वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो पुलिस का सर्वप्रथम कार्य होता है कि उस मामले को बातचीत के थ्रू सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद ही कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है, इसलिए मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आप इसको मानेंगे। अगला क्वेश्चन है 117। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहला ऑप्शन है क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। तो सभी की निगरानी करना, तो क्षेत्र बड़ा हो सकता है, सभी की निगरानी करना आसान बात नहीं है, टाइम लॉस होगा, इस स्टेप को हम नहीं अपनाएंगे। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, सही हो सकता है। अगला, हैकर को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। देखिए, पुलिस पहला स्टेप बिना सर्च वारंट के, कोई आतंकवादी गतिविधि तो हो नहीं गई है, इतनी बड़ी चीज तो है नहीं कि बिना सर्च वारंट के कोई काम कर दे, इसलिए इस ऑप्शन को हम क्रॉस कर देंगे। फिर अगला ऑप्शन है सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो एक चीज के लिए सभी ऐप्स पर आप प्रतिबंध लगा देंगे, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो सारे अच्छे कार्य भी तो प्रभावित हो जाएंगे, पूरा जिला प्रभावित हो जाएगा, इसलिए इस कार्य को भी नहीं करेंगे। तो हमने पहला ऑप्शन भी क्रॉस किया था, और हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के भी, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत, सही हो गया ऑप्शन बी। हमें साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए, ये हम पहला स्टेप कर सकते हैं, इसलिए मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 118। आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। उस समय आपको क्या करना चाहिए? मतलब आप एक जांच अधिकारी के रूप में तैनात हैं और इलाके का एक जाना माना आध्यात्मिक नेता है, अध्यात्म से संबंधित नेता है, जो यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है, जिसने किसी का यौन शोषण किया हुआ है और उस कांड में फंसा हुआ है, और वह आपको क्या करता है? आशीर्वाद देता है, और आशीर्वाद का लालच देता है और धन की लालच देता है आपको। आपके सामने कहता है कि भाई इतना हमसे धन ले लो और हमारे खिलाफ ये जो मामला दायर है यौन शोषण का, इसे आप रद्द कर दीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए? आप एक अच्छे जांच अधिकारी कहलाएंगे तब उस अवसर पे आप क्या करना चाहिए आपको? तो देखिए, पहला है मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। मतलब कह रहा है मुकदमा को थोड़ा कम करने की, उनकी सजा को कम करने की कोशिश आपको चुपचाप से आंशिक रूप से करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, आपको उस अपराधी की कोई मदद नहीं करनी चाहिए। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात हो सकती है। अगला ऑप्शन है कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके
पीड़ित तक पहुंच में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए। कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके बिल्कुल आप उससे कानूनी तौर पे उस व्यक्ति से निष्क्रियता का वादा नहीं करेंगे और गुप्त सहायता की इसमें कोई जरूरी नहीं है। आप सत्य का साथ देंगे। तो अलग है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। तो देखिए, आपको किसी भी मानक मानदंड का उल्लंघन नहीं करना है, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए आपके लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए? प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। 118 के बाद ये 119 क्वेश्चन आपके सामने है। और ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है, प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। आप क्यों भड़काऊ अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करेंगे भाई? आप तो पुलिस अधिकारी हैं, आप क्यों इस तरह का कार्य करेंगे? खुद गलत हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, आप चूंकि ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच आप कर रहे हैं, उस समय आप अदालत जाएंगे, अदालत में समय लग सकता है 6 महीने 4 महीने। तो अभी आप इस स्टेप को भी नहीं अपनाएंगे क्योंकि ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अभी आप वहां तुरंत क्या कर सकते हैं? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वहां पुलिस के रूप में आप क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट साझा करने चाहिए, हो सकता है। पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना होता है। तो पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। मतलब आप फॉरेंसिक परामर्शदाता फॉरेंसिक विभाग में जाएंगे तो ये भी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसको ना करके जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्यों? सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट साझा करने चाहिए। मतलब जो आधिकारिक चैनल हैं सबको इसकी जानकारी देने के लिए, सतर्कता बढ़ाने के लिए आप उसका एक तरीके से प्रचार टाइप में चैनलों के थ्रू करेंगे जिससे लोगों को जानकारी हो, लोग समझें और मामला शांत हो जाए। तो हम ये प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। 119 के बाद ये रहा 120 क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, आपको क्या करना चाहिए? मतलब आप पहले एक अपराध शाखा इकाई में आप निरीक्षक थे, वहां निरीक्षक के रूप में तैनात थे, जो कि अपराधों और गिरोहों से निपटती है, ठीक है। और आप 3 वर्ष तक उसमें काम किए, बाद में कुछ नीति में परिवर्तन हुआ, नियम में परिवर्तन हुआ और आपको महिला सेल में आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्योंकि अब आपको महिला सेल का अनुभव नहीं है, आप अपराधों और गिरोहों से निपटते थे पहले, आपको उसका अनुभव है, मगर आपका ट्रांसफर कर दिया गया जहां पर आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से रिलेटेड आपको जिम्मेदारी दी गई है। तो आपके लिए थोड़ा सा कम अनुभव का क्षेत्र है, बट फिर भी आपको क्या करना चाहिए उस समय, तो ये यहां पर पूछने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, नीति परिवर्तन को चुनौती देना चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अधिक अनुकूल हैं। मतलब आप अपराध शाखा के क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं और आपको वो ट्रांसफर नहीं मानना चाहिए, आपको विरोध कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई मेरा वहां ट्रांसफर ना करिए, मैं इस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है, आप पुलिस अधिकारी हैं, आप हर क्षेत्र का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आपका ट्रांसफर किया गया है तो आपको उस जिम्मेदारी का निर्वहन वहां करना चाहिए, ना कि उसको चुनौती देना चाहिए। तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अगला ऑप्शन है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, अगर अपराध शाखा इकाई से आपका ट्रांसफर कर दिया गया है तो अगर आप वहां भी संपर्क बनाए रखेंगे, भागीदारी बनाए रखेंगे और यहां भी आपका ट्रांसफर कर दिया गया है तो आप दोनों जगह पर अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं चूज करना है। अगला है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीकों की तलाश करना चाहिए। नहीं, अगर बड़े अधिकारी के द्वारा आपका ट्रांसफर किया गया है तो ये आपको इस तरह के प्रयासों से बचना है कि आप फिर से उसी शाखा में जाने के लिए आप प्रयास करें, बल्कि आप ये सोचें कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है, जो जिम्मेदारी हमें बड़े अधिकारी द्वारा दी गई है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करें और जो अपने पुराने अनुभव हैं, जो हमारे अंदर स्किल्स हैं, जो हमारे अंदर कौशल, उसका उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मोस्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा कि नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 120 के बाद अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 121 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर थी
पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो उस समय आप क्या करेंगे? मतलब आप एक मान लीजिए पुलिस अधिकारी के रूप में हैं या पुलिस हैं, और उस समय आपके सामने ये केस आता है कि या तो राष्ट्रीय सुरक्षा एक तरफ है, भाई राष्ट्र को मेरी ज्यादा जरूरत है, और उसी समय आपके जीवन साथी का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके लिए उन्हें सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो उस समय आप क्या चूज करेंगे? एक तरफ आपका जीवन साथी है, एक तरफ आपके राष्ट्र की सुरक्षा है, तो उस समय आप क्या करेंगे? ये पूछना चाह रहा है। ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी। भाई देरी क्यों करेंगे? परिवार को सूचित करने में देरी क्यों करेंगे? एक्सीडेंट हुआ है, इधर आपकी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आपकी ड्यूटी जरूरी है, तो तुरंत आप परिवार को सूचित करेंगे कि भाई किसी तरीके से मामले को संभालिए। तो देरी क्यों करेंगे? बिल्कुल गलत है। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। देखिए, अगर आप अवकाश ले लेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और राष्ट्र कहते हैं कि प्रथम होना चाहिए, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, इसलिए अवकाश बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसी समय राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए बिल्कुल गलत है। इस ऑप्शन को हम नहीं चूज करेंगे। अगला है पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए। आपसे जो छोटा अधिकारी है, आपको परिवार को प्राथमिकता देना चाहिए, और जो छोटा अधिकारी है उसको पूरा भार सौंप करके चले जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि जो छोटा है अधिकारी है उसको आपसे कम अनुभव है, और आज इस समय राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा भी बहुत बड़ा है। इसी समय आपका जीवन साथी का एक्सीडेंट भी हो गया, तो हम राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल करके परिवार को प्राथमिकता नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे परिवार में एक व्यक्ति का जीवन संकट में है, लेकिन अगर राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा आ गया तो पूरे राष्ट्र की सुरक्षा, करोड़ों लोगों पर वो खतरा हो जाएगा। इसलिए हम एक को प्राथमिकता न दे करके हम पूरे राष्ट्र को प्राथमिकता देंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या कि रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। उस समय आपको एक मीटिंग करनी चाहिए पूरी टीम के साथ, और जो टीम का व्यक्ति जिस फील्ड में अच्छा कार्य कर सकता है उसे उस क्षेत्र को बांट देना चाहिए कि भाई तुम इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, तुम्हें ये फील्ड देखना है। हमें राष्ट्र को प्राथमिकता देना है, ना कि अपने एक व्यक्ति या अपने एक परिवार को। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। तो 121 के बाद 122 क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। मतलब आप एक पुलिस अधिकारी हैं, किसी जिले में तैनात हैं, और वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि उस जिले में जैसे मान लीजिए 1000 व्यक्ति हैं और उसमें से 900 व्यक्ति हिंदू हैं, 100 व्यक्ति मुस्लिम हैं या सिख हैं, या तो मतलब कम संख्या जिनकी है, अल्पसंख्यक हैं, वो धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं कि भाई जिनकी संख्या ज्यादा है वो हमें धार्मिक रूप से हमसे घृणा करते हैं और हम पर अपराध करते हैं। ऐसी आपको रिपोर्ट मिलती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। आपको रिपोर्ट करने के लिए व्यक्ति आए हैं, वहां आप ऑनलाइन निगरानी करके क्या सुधार लेंगे? यहाँ ऑनलाइन की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑफलाइन कार्यवाही करने की जरूरत है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए, परंतु धार्मिक घृणा का अपराध आया है इसलिए हम डायरेक्टली सजा की घोषणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सजा की घोषणा करने का कार्य कहाँ का है? कोर्ट का है, अदालत का है, वो न्यायालय का केस है, इसलिए उसको हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि ये सजा होनी चाहिए। सजा सुनाने का अधिकार हमें पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं है। अगला ऑप्शन है नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए। आपसे धार्मिक घृणा के विषय में रिपोर्ट की गई है, और अगर आप वहां गश्त लगाना शुरू कर देंगे और जिला साइबर गश्त लगाना शुरू कर देंगे, सैनिकों की संख्या बढ़ा करके गश्त करवाएंगे, तो यहाँ एक डरावना माहौल पैदा होगा जिससे धार्मिक जो घृणा है, जो हिंसा है, वो और बढ़ने की संभावना है। इसलिए इस ऑप्शन को भी कभी चूज नहीं करेंगे, गलत होगा। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि कह रहा है सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। देखिए, हमने पहले ही कहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमको तब से पहला प्रयास शांति का करना है, हमें बातचीत के थ्रू उस मामले को शांत करना है, और जब बातचीत के थ्रू वो मामला ना संभले तब हमें अपने बड़े अधिकारी से सलाह लेकर कुछ कार्यवाही करने की परमिशन लेनी चाहिए और कुछ कार्यवाही को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का जो उद्देश्य है वो जनता की सुरक्षा के लिए है, शांति के लिए है, ना कि और हिंसा भड़काने या फिर किसी को सजा देने के लिए। तो सामुदायिक नेताओं को, जो उस पक्ष के नेता हैं और जो इस पक्ष के नेता हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जिनकी बातें लोग सुनते हैं, उनको इकट्ठा करना चाहिए और अंतर धार्मिक रूप से और उन दोनों पक्ष को बैठा करके आपस में समझाना चाहिए, शांति की पहल का आयोजन करना चाहिए कि भाई इस तरीके से मामले को आप सुलझा लीजिए।
तो ये ऑप्शन को हम पुलिस अधिकारी के रूप में ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123। 123 क्वेश्चन में कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय आपको क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हैं? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप तैनात हैं, लेकिन आपसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपसे बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आप देखते हैं कि जो हमसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमसे सीनियर अधिकारी हैं, वो जो वहां पर महिला कांस्टेबल तैनात हैं, उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, यानी उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, और आप ये चीज देखते हैं। आप भी वहां तैनात हैं, लेकिन चूंकि आपसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो अब उस समय आपके पास दबाव भी होगा। उस समय आपको एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में आपको क्या कार्रवाई करना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, सही हो सकता है। बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए, हाँ, थोड़ा सा सही होने की संभावना दिख रही है। अगला है कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए। देखिए, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर लागू करने का अधिकार आपके पास नहीं है, इसलिए इस स्टेप को तो आप ले ही नहीं सकते हैं। अगला ऑप्शन है गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। भाई बाहरी एजेंसियों को क्यों संदर्भित करेंगे आप? बाहरी एजेंसी तक ये चीज फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और अगर महिला कांस्टेबल का उत्पीड़न हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो वहां कुछ थोड़ा जल्दी और मामला ज्यादा संगीन ना हो, पब्लिक पर इसका गलत मैसेज ना जाए, उसका ध्यान रखते हुए आपको कोई कार्रवाई, कोई स्टेप उठाना है, तो आप बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करने का प्रयास भी नहीं करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा और ये ऑप्शन भी गलत होगा। दो ऑप्शन बचे। फिर बी है कि बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। देखिए, आप प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करेंगे, मतलब आप प्रशिक्षण देंगे कि भाई लिंग संवेदनशीलता ये चीजें होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, तो उससे क्या होगा, आप चूंकि उन कांस्टेबलों पर तो यौन उत्पीड़न हो रहा है ना, तो आप उसका प्रशिक्षण आप शुरू करेंगे, ये भी एक बड़ा प्रोसेस है। तो उससे सुधार नहीं, बल्कि वहां कुछ थोड़ी बहुत आपको कार्रवाई करने की जरूरत है, वहां रोकने की जरूरत है, ताकि वो यौन उत्पीड़न बंद हो सके बड़े अधिकारियों द्वारा। तो वहां ऑप्शन ए मोस्ट करेक्ट होगा कि कार्रवाई का वादा करना चाहिए उन महिला कांस्टेबलों से, और आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, क्योंकि आपसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो आपको एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, और उस शिकायत को फिर एक निश्चित लेवल तक पहुंचाना चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 124। 124 क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। मतलब आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, तो आप इनमें से कौन सा कार्य करके आप सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी देशभक्ति का? देखिए, देशभक्ति का प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग साधन हो सकते हैं। आप एक शिक्षक हैं, तो आप अच्छा पढ़ा करके देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। आप सेना में हैं, तो देश राष्ट्रीय सुरक्षा करके आप देशभक्ति कर सकते हैं। तो अलग अलग कार्य में, आप बिजनेस में हैं, तो अच्छा बिजनेस ईमानदारी से करके आप देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हैं, पर यहाँ कहा जा रहा है कि आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, तो देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन आप कैसे कर सकते हैं? तो पहला है कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके। ये रिश्वत लेना बहुत ही गलत बात है, इसलिए इस ऑप्शन को तो आप तुरंत क्रॉस करेंगे। रिश्वत लेना बिल्कुल गलत बात है, आप पुलिस अधिकारी के रूप में इसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। पुलिस का कार्य तुरंत बल का प्रयोग करना नहीं होता है, पहले उसको शांति से समझौता, आप शांति से बात को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए मुद्दे को, उसके बाद ही बल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी क्रॉस करेंगे। अगला है लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, ये बिल्कुल सही हो सकता है ये। अगला है नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर। भाई अपने धार्मिक मूल्यों को आप दूसरे नागरिकों पर क्यों थोपेंगे? इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि जो लोकतांत्रिक संस्थान है, जैसे संसद हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो उनकी आप सुरक्षा करके भी, आप पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी सुरक्षा कर दीजिए, तो आप क्या है, देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कार्यों से कर सकते हैं, पर यहाँ चूंकि ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके आप सेवा या देशभक्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 125। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? उस संस्था का नाम पूछा जा रहा है जो पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नहीं होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि ये गार्ड से संबंधित विशेष चीज होगी। फॉरेंसिक विज्ञान भी नहीं होगा, भाई फॉरेंसिक विज्ञान शिक्षा नहीं देती है, ट्रेनिंग नहीं देती है अधिकारियों को। कौन सी देती है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तो नेशनल पुलिस अकेडमी जो होती है वो पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 126, ये आपके सामने रहा।
क्वेश्चन क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होगी? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आपके क्षेत्र में आपको एक बैंक मैनेजर का फोन आता है और घबराहट भरा फोन आता है, कहता है बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में आपको बताता है कि भाई हमारे बैंक में कुछ आतंकवादी लोग आ गए हैं, शस्त्र लिए हुए हैं और डकैती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सबको बंदूकें दिखा करके वो डकैती कर रहे हैं। तो उस समय आप चुपके से बैंक मैनेजर का फोन आपके पास आता है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें बैंक में डकैती चल रही है, शस्त्र लिए हुए हैं, पब्लिक खतरे में है। तो मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तो उस समय आप तुरंत ऐसा क्या, चूंकि डकैती चल रही है, वहां जान भी जा सकती है, माल का भी खतरा है, जान का भी खतरा है, तो उसमें आप तुरंत क्या कार्रवाई करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है, ऑप्शन है कि बिना किसी बैकअप के, मतलब बिना किसी तैयारी और बिना किसी अपने टीम को बताए हुए, बिना किसी राय सलाह के आप डायरेक्टली क्या करेंगे, बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिना किसी तैयारी और प्लानिंग के आप सीधे अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे तो पब्लिक तो मारी जाएगी ही, धन माल का तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ आपकी भी जान जा सकती है, अपराधी आपको भी मार सकते हैं, आतंकवादी। इसलिए ये गलत स्टेप है। अगला है ऑप्शन, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। बिल्कुल सही हो सकता है। अगला ऑप्शन है, क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करनी चाहिए। भाई तो वहां बैंक में डकैती चल रही है, आप सीमा चौकियां स्थापित करेंगे। चौकियां निर्माण कार्य का कोई एक दिन का कार्य तो है नहीं है, सालों लग जाएंगे चौकी बनाने में। तो ये काम आप नहीं करना शुरू कर देंगे ना भाई। चौकी निर्माण अलग चीज है, अभी वहां तुरंत आपकी कार्यवाही की जरूरत है, अदरवाइज वहां जान जा सकती है लोगों की। तो चौकियां निर्माण थोड़ा करने लगेंगे आप। अगला ऑप्शन है, सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का। अब आपके पास इतना समय नहीं है ना कि आप सोशल मीडिया का, आप न्यूज चैनल पे वो या सोशल मीडिया पर आप जानकारी प्राप्त करें, वहां आपको तुरंत कार्यवाही की जरूरत है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें, उनके साथ समन्वय करें। अलग अलग जो टीमें हैं उनको तुरंत सूचित करें और उनके साथ समन्वय बैठाएं कि भाई इस मामले को कैसे सूचित किया